हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट के नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और उसी के साथ साथ जो यूजीसी नेट है उसके पेपर का जो पैटर्न है, उसका जो लेवल है वो भी बहुत ऊंचा जाता जा रहा है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ दोस्तों, 2021 और 22 के जो पेपर हुए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर एक शिफ्ट के पेपर से मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस को सेपरेट करके एनालाइज किया है और उसके बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो सिलेबस है उससे कहीं बाहर जा कर के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला वीडियो जो है वो हम लोग यूनिट 9 के ऊपर करने वाले हैं, जो कि हायर एजुकेशन की है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि जो नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ सिलेबस से नहीं है, सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है। उसकी आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ में हर एक यूनिट के यूनिट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। बट आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो होने वाला है हायर एजुकेशन। सो दोस्तों, हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और बाकी जो यूनिट है वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। बट कैसे आपको मिलेंगे, अगर आप अभी देखना चाहते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं आपको प्रॉपर चैनल बताऊंगी कि आपको कैसे वो मिल सकते हैं। बहुत आसान सी बात है, बट एट द लास्ट ऑफ द वीडियो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये आप माने कि 2021 का पेपर है, वहाँ से मैंने उठाया है। 2022 के पेपर को भी लेकर के आने वाली हूँ यूनिट वाइज। जैसे मैंने बोला, दोनों साल के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यस, अकॉर्डिंग टू NPE-20 द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ NRF विल बी टू। अभी पहला यहाँ पर कह दें आप कि मोड़ तो यही आ गया कि बहुत सारे लोग NRF में ही फंस जाएंगे, तब ना आगे जाकर के बता पाएंगे कि है क्या क्या सही है, क्या प्राइमरी एक्टिविटी है NRF की। सो NRF है दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक, पूरा क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है हमने। तो NPE-20 के अकॉर्डिंग NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है। अब आप देखिए, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हायर एजुकेशन का, बट इसको भी रिसर्च से जोड़ दिया गया है NRF का यूज़ करके। क्या फंड देना कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल ऑफ ऑल टाइप अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके बता दूँ तो जो रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे रिसर्च प्रपोजल हैं उन्हें ग्रांट प्रोवाइड करना, वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन के हों, साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट हो, किसी भी तरह की रिसर्च आप करना चाह रहे हैं तो आपको फंड प्रोवाइड करना, क्या ये NRF का फंक्शन है। एक ऑप्शन ये पूछा गया है। ओपन न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्ट एज अ लिएजन between researcher and relevant branches of government as well as industries। जोड़ने का काम करना, रिसर्चर्स को उनकी रिलेटेड इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनसे जोड़ना, क्या ये NRF का काम है। या इंड्यूस रिसर्च इन अ करिकुलम एट स्कूल लेवल। तो देखिए, अभी आपको मैं यहाँ बता दूँ कि स्कूल लेवल से रिलेटेड रिसर्च का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो चला जाएगा। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यू ग्रांट प्रपोजल ऑफ ऑल टाइप अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन। सभी तरह की डिसिप्लिन में जो अच्छे रिसर्च प्रपोजल है उनको ग्रांट देना, और जो रिसर्चर हैं उनकी जो रिसर्च है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जोड़ना। ये दो फंक्शन है।
न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन ओपन करना, ये तो कहीं देखिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहीं शोध वर्क चलता है, तो वो यूजीसी के अंदर चलता है अभी। ठीक, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड बी, ए एंड सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, देखिए अब कितना डाइवर्स क्वेश्चन है ये। कई बार तो देख कर के लगेगा कि ये इसका कोई लेना देना है भी नहीं। ठीक, सो प्राकृत लैंग्वेज हैज़ similarities and differences with Sanskrit in many ways. Prakrit language has formalized for literary use. Their variation from conventional Vedic languages was. तो अभी लगेगा कि कम्युनिकेशन का भी हो सकता है ये, बट दोस्तों ये जो है दोनों सेक्शन में जा सकता है। मुझे लगा क्योंकि यहाँ पर लिटरेरी बातें की गई हैं तो इसे इसमें जोड़ा जा सकता है। साथ ही आपको बताऊं कि जिस पेपर से मैंने ये लिया है वहाँ करीबन 8 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के थे। सो एक चीज़ ये भी बनी कि क्या पेपर में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक से, एक यूनिट से लिए जा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस पेपर का जो पैटर्न है उसमें तो एक यूनिट से 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, अब आप सोच सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। तो प्राकृत लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा सा जानना ये ज़रूरी है। संस्कृत जो है कि ब्रॉड लेवल की लैंग्वेज थी इंडिया में, जबकि प्राकृत जो है वो कुछ सब कॉन्टिनेंट में बोली जाने वाली है। ठीक, अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंस भी हैं। यहाँ पर पूछा गया है when formalized for literary uses their variation from conventional Vedic language was, तो आपने एक नाम सुना होगा अपभ्रंश। ठीक, ये अपभ्रंश इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पेच, देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश रहेगी मेरी। वुड्स डिस्पेच कब आया था? वुड्स डिस्पेच कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अभी मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ 1854 में, राइट। और यही वो वुड्स डिस्पेच है जिसमें बोला था कि प्राइमरी लेवल पर वर्निकुलर लैंग्वेज, मतलब कि मातृभाषा में पढ़ाई जानी चाहिए। जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पर बच्चों को वर्निकुलर लैंग्वेज में पढ़ाइए। ये सबसे मुख्य बिंदु था वुड डिस्पेच का, जो 1854 में आया था। हालांकि इस पर बहुत लंबा वीडियो भी हमने किया हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो वुड डिस्पेच है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वेयर इस्टेब्लिश्ड इन 1857। इन वुड डिस्पेच के रिजल्ट के कारण कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी 1857 में? तो वो है दोस्तों कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये फर्स्ट ऑप्शन। और इसी को कहा जाता है, वुड डिस्पेच को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। याद रखना है हमें ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो तो बहुत ही पता नहीं कैसे कहाँ से लिया है। देखिए, इन बाण भट्ट कादम्बरी, बाण भट्ट की एक किताब है, आपको बताना चाहूँगी। अगर आपने बाण भट्ट के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आप समझ पाएंगे। बाण भट्ट जो है ने नॉवल लिखी, 2 बहुत महत्वपूर्ण नॉवल लिखी, उसमें से एक है कादम्बरी। ठीक, और ये जो है ये एक रोमांटिक नॉवल है। कैसी नॉवल है? रोमांटिक, जो कि किस में लिखी गई है? संस्कृत में। संस्कृत में लिखी एक नॉवल है। इसके अलावा बाण भट्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण नॉवल लिखी है जिसका नाम है हर्षचरितम। हर्षचरितम, जो कैरेक्टर था हर्षिता का, है ना, उसके जो डेट्स हैं, उन्होंने जो काम किए उसका वर्णन इसमें किया गया है, राइट।
नाउ लेट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ बैकग्राउंड का नॉलेज हो गया। इन बाणभट्ट कादम्बरी, गुड एजुकेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ 64 कला और आर्ट। जो अच्छी एजुकेशन है, जो गुड एजुकेशन है, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर 64 कलाओं का ज्ञान है, ठीक है, वो एक अच्छी एजुकेशन है। अमंग दिस 64 कला विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट वेयर इंक्लूडेड, इसमें कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं? तो आपको बताना चाहूँगी ये सभी, ठीक, आर्ट, वोकेशन कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैनी अदर्स, ये सभी को 64 कलाओं में जोड़ा गया है, लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यस, एम्पेरिकल स्टडीज हैव शोन दैट, जो कुछ आप कह लें कि जो कुछ प्रयोग किए गए हैं या जो एक्सपेरिमेंट करके जो स्टडी हमें मिली है ना, महिलाओं के ऊपर, तो ये पाया गया है कि वुमेन स्टूडेंट, जो महिला छात्र हैं, वुमेन स्टूडेंट are underrepresented in the discipline as science, technology, engineering, mathematics, STEM. Its possible reason could be, बोला गया है कि जो महिला छात्र हैं वो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो है अंडर परफॉर्म करती हैं। अब उसमें अंडर परफॉर्म करना छोड़िए, अंडर परफॉर्म तो दूसरी बात हो जाएगी, कह रहे हैं कि उसमें जाना ही पसंद नहीं करती या जाती ही नहीं है। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ये आपसे पूछा गया है। अब पहली चीज़ यहाँ पर आ जाती है ये स्टेम। स्टेम है क्या, राइट? सो देखिए, अभी तक हम क्या कहते थे कि भाई ये टेक्निकल बंदा, ये टेक्निकल फील्ड का है, और जो आर्ट वगैरह से आते थे, आर्ट ह्यूमैनिटीज से, उनको कहते थे नॉन टेक्निकल। अब ये टर्म बदल गई है, अब टेक्निकल नॉन टेक्निकल नहीं बोला जाता है, अब बोला जाता है स्टेम एंड नॉन स्टेम डिसिप्लिन। स्टेम डिसिप्लिन मतलब कि आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। सो अगर आप साइंस के हैं तो आप बोलेंगे कि मैं तो स्टेम डिसिप्लिन का हूँ। अब नॉन टेक्निकल, टेक्निकल ख़त्म हो गया है, मतलब कि ट्रेंडिंग टर्म है ये। ठीक, तो बात करते हैं कि क्या रीज़न है भाई कि महिलाएं जो है अंडर रिप्रेजेंटेड दिस डिसिप्लिन, इसमें कम जाती हैं, ऐसा क्यों है? So women student do not feel comfortable with STEM subject. Women student cannot excel in STEM subject. excel नहीं कर सकती, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। Women student do not feel comfortable with STEM subject, ऐसा भी नहीं है कि comfortable नहीं होती हैं। Women student lack in aptitude in STEM subject, ऐसा नहीं है किसी का aptitude, हर महिला का aptitude कम हो STEM में, ये पॉसिबल नहीं है। किसी का हो सकता है, किसी का नहीं होगा। देन फिर रीज़न क्या निकल कर के आता है, तो आप खुद ही देख लें। वुमेन स्टूडेंट फेस थ्रेट ड्यू टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप। क्या माना जाता है कि जो साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी, ये पुरुषों से रिलेटेड है, स्टीरियोटाइप, ठीक है, नेगेटिव स्टीरियोटाइप, कह रहे लड़कियां ये थोड़ी ना पढ़ती हैं, राइट? देन वुमेन स्टूडेंट आर नॉट इनकरेज बाय पेरेंट टू जॉइन स्टेम डिसिप्लिन। ये दो रीज़न लगते हैं कि हाँ हो सकता है। So obviously the right answer is going to be the DE only. ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। A holistic and multidisciplinary education aim to develop intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, moral capacities of student। कहना चाह रहे हैं कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, देखिए आपको इसका हिंदी भी दिखा देती हूँ। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को बौद्धिक, सौंदर्य शास्त्रीय, सामाजिक और नागरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। ये मीनिंग है होलिस्टिक एजुकेशन। In 21st century, person require only intellectual capacity to be successful। ऐसा है क्या?
नहीं, इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा इमोशनल और मॉरल कैपेसिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आकर के आप एक संस्थान के उच्च स्तर तक तो पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि आप इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। आज की तारीख में आप देखते होंगे जो लोग तुरंत से अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर देते हैं, क्यों है वो? क्योंकि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। ठीक है, किस चीज़ को दिल पर लेना है, ये चीज़ें किस में आती हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे, आपको हर तरह से सक्सेसफुल होना होगा, एस्थेटिक भी, सोशली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मॉरली भी। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक टर्म है कि GCED वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? GCED का उद्देश्य क्या है? अब ये एक नई टर्म आ गई, राइट। सो GCED ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, सबसे पहले तो ये जान ले क्या मीनिंग हुआ इसका। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ओके। अब इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जान ले कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है, ये जितने भी लर्नर हैं उनको रिस्पॉन्सिबल और एक एक्टिव ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात करती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ह्यूमैनिटी होना, ये सारी चीज़ों की बात करती है। ठीक, तो मेकिंग स्टूडेंट टू बिकम मेंबर ऑफ UNO, नहीं, बिल्कुल इसका ये उद्देश्य नहीं है कि किसी स्टूडेंट को UNO का मेंबर बना दे, वहाँ कंट्रियाँ होती हैं, राइट। हेल्पिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस, मेकिंग स्टूडेंट टू बिकम प्रॉम्प्टर ऑफ पीसफुल सोसाइटी। तो देखिए, ये जो उद्देश्य अभी हमने डिस्कस करा उससे मिलता जा रहा है थोड़ा, ठीक है। मेकिंग स्टूडेंट एलिजिबल टू ज्वाइन फॉरेन सर्विस, क्या फॉरेन सर्विस ज्वाइन करवाना ये उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। मेकिंग स्टूडेंट एलिजिबल टू बिकम डिप्लोमेट, क्या ये उद्देश्य होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा? हेल्पिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक स्तर पर क्या क्या अवरोध है, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, है ना। विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियां जो हैं वो समझने में सहायता प्रदान करना, ये एक इसका उद्देश्य है। तो B और C मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही आंसर होगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे यूनिट 9 हायर एजुकेशन के। जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक पेपर के निकाले हुए हैं 2021 के। जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन सभी से हम यूनिट वाइज क्वेश्चन निकाल करके आप सभी लोगों के लिए लाए हैं। जैसे मैंने कहा था आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है। बहुत आसानी से अगर पढ़ना चाहते हैं यूज़र फ्रेंडली वे में तो आप हमारी ऐप पर भी आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ। अभी यूनिट 9 डिस्कस की है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कौन सी यूनिट नेक्स्ट लाई जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।